कल रात को भी सरिता को नींद भी देरी से आई थी, मगर सुबह सुबह ही फ़ोन की घंटी बजी। सरिता अलसाए स्वर में हेलो बोलती है। सामने से ही महेश भैया का रुदन स्वर उसके कानों में गूंजा। छोटी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, माया नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ कर गई। उसका जी धक से रह गया। वैसे वह जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार भैया उसे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि माया भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, उसके मन में डर बैठ गया था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा ना हुआ। भला 42 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सरिता ने आह भरकर सोचने लगी, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। उसने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय उसकी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही सरिता को बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर में काम से वाराणसी जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने माया भाभी से कहा था। वैसे भी इलाहाबाद से वाराणसी ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेगी। भैया मैं भी चलूँगी, सरिता ने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंस कर कहा था। वे तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी ना खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, महेश भैया बोले। माया भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक लाल रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ? भैया ने पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद तो है तो ले लो ना। नहीं नहीं, कोई कम दाम वाली ले लेते हैं, यह बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और वे सब दुकान से बाहर निकले। सरिता के लिए भी कुछ ले लेते हैं, माया भाभी बोली। सरिता तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए सलवार कमीज़ ले लेते हैं। सरिता का बहुत मन था कि भैया उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देते। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगियों साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही वे घर लौटे, सरिता ने माँ से शिकायत कर दी। माँ को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे, इस महेश के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 4,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए एक भी साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह तेरा मुंह क्यों जोहती। माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर यह अभी 13 साल की ही तो है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी ही है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद पहन ही लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्चों का बहुत हिसाब किताब रखते हो। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती रही। माया भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, इस साड़ी सरिता के लिए रख लीजिए, यह रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती, अब क्यों यह ढोंग कर रही हो। तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगी। महेश के बाबू जीवित होते तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। सरिता को आज सब पिछली बातें याद आ रही थी। कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, महेश भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नज़र नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थी वे।
भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वे बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है? खाक ठीक है, तेरी शर्ट की बाह तो फटी हुई है। ओह, जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यह फटी शर्ट पहनकर शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है? लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे? मैं अभी शर्ट बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में सी देती हूँ, माया भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदल कर एक सादी सिल्क की प्लेन साड़ी पहन ली थी। यह क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी जच रही थी साड़ी, बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा साड़ी ज़रा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज़्यादा बन सवर कर जाऊं, यह कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद माया भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह कर रख देती थी। वह जानती थी कि माया भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ भी असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी। माया बहू के प्रति बहुत ही कठोर थी और इधर सरिता भी यदाकदा माँ से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण वह अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि उसे पिता की कमी महसूस ना हो और उन पर आश्रित होने की वजह से उसमें हीन भाव न पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोचती रहती कि महेश, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है, तू ही घर का करता धरता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया कस्बे के ही सरकारी स्कूल में शिक्षक, उनकी वेतन अधिक न थी पर शहर में दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते ही पैसे चुक जाते और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। उसे याद आ रहा था, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। लेकिन माँ ने कहा, छोटी के लिए एक साड़ी ज़रूर ले लेना, अब तो वह साड़ी पहनने लगी है। उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े ना मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है, पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, महेश भैया ने सिर हिलाया। वह नई साड़ी पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सब ने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन माया भाभी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। जहाँ तक उसे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जब घर में किसी बात को लेकर खटपट न हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाती तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते वे कहती, महेश बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सस्ते सवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय सिंगार में लगाओगी तो इन बच्चों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देख मुंह बिचकाती और कहती, 2 बच्चों की माँ हो गई पर अभी भी सास श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सस्ते सवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। उसने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी उसे ताज्जुब होता कि माया भाभी जाने किस मिट्टी की बनी हैं। इतनी सहनशील थीं कि वे माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार उसने उन्हें फुट फुट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली न समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए खाना बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। ओह,
आज तो बड़ा जोश चढ़ा है। चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चलें। बाल बच्चों वाला घर है आखिर। मान जी, अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदें। अरे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 10 रुपए की मिठाई भी नहीं खरीद सकें। आखिर कंगलों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे। माया भाभी को यह बात चुभ गई। वे चुपचाप आंसू बहाने लगी। कुछ वर्ष बाद सरिता की शादी तय हो गई। उसके ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब वह विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी उसके सूटकेस में रखते हुए कहा, छोटी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अरे भाभी, यह तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, उसने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं, इतनी साफ, इतनी उदार। कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए खटती रही, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। उसे उनकी महानता का तब एहसास होता जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नज़रअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। एक ननंद, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह वह और उसके पति राजीव भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब राजीव दफ्तर से लौटते तो वे कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब वह बन ठन कर तैयार होती तो उसकी नज़र अपनी ननंद पर पड़ती, जो अक्सर उसके कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे उसकी ओर देखती रहती। वह मुझसे 1000 सवाल करती, भाभी कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या, इत्यादि इत्यादि। बाहर की ओर बढ़ते उसके कदम थम जाते। सुनो जी, वह अपने पति राजीव से फुसफुसा कर कहती, छाया को भी साथ ले चलते हैं, ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती, घर में बैठी बोर हो जाती है। अच्छी बात है, राजीव बेमन से कहते, जैसा तुम ठीक समझो। उसकी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वह बीच में ही टोक देती, छाया नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ, उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। छाया भुन भुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। वह मन ही मन जानती थी कि उसकी सास जानबूझकर छाया को उनके साथ नहीं भेजती थी और उसे घर के किसी काम में उलझाई रखती थी। सरिता मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार महेश भैया उससे मिलने आए थे। उसकी माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। उसकी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने उससे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं, तुम अपनी निगरानी में आज का खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवा कर उन्हें खिलाओ। उसका मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति उसका मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था उसकी माँ और उसकी सास के बर्ताव में। उसने सोचा, सरिता को याद है जब भी माया भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो उसकी माँ का चेहरा तन जाता। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तनें पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। उसे याद आया कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने उसे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छोटी, तेरा पति बड़ा सुंदर है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन ठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। उस समय उससे कहे बिना नहीं रहा गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़ी है, बाल बच्चों वाली है, माँ उससे बोली। इसके विपरीत सरिता के ससुराल में जब कोई भी त्यौहार आता तो उसकी सास आग्रह करके उसे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने माया भाभी को तिल तिल जलाया था। उनकी भावनाओं की अवहेलना कर
उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने भैया की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था। उसे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह न की, न घर में किसी को बताया कि उन्हें इतनी प्राणघातक बीमारी है। जब भैया को भनक लगी तब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। उसने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। यह क्या कर रही है छोटी? माँ ने कहा। थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, उसने कटुता से कहा। उसे भाभी की वह छवि याद आई जब वे दुल्हन के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थीं। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थी। महेश भैया एकदम काठ हो गए थे। उनका बेटा रो रहा था, पर छोटी बेटी जिया, जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। सरिता ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान जिसे कोई देखने वाला नहीं है, इसको तुम मुझे दे दो। मैं इसे पाल लूँगी और जब कहोगे वापस लौटा दूँगी। अरे ये क्या कर रही है? उसकी माँ फुसफुसाई। तू क्यों इस जंजाल को मोल रही है? तुझे नाहक परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल ना सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुँचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। माँ, मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ। वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, सरिता ने दृढ़ शब्दों में कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी आकाश से उसे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। भाभी, सरिता ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करूँगी। सरिता ने नन्ही जिया को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। महेश भैया की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। दोस्तों, यह दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। आपका बहुत धन्यवाद।